बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। पीटीआई के ख़िलाफ़ यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पक्का हाथ लगता है पड़ गया है अकबर एस बाबर साहब का, जो उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग वाला केस है। उनकी एक ट्वीट है, वो बहुत बड़ी कहानी सुना रहा है। और जिस क्रिकेट क्लब का जिक्र किया दुबई का, उन्होंने सवाल किया कि ये किसकी मिल्कियत है। ये हम बता देते हैं किसकी मिल्कियत है, और इसके पीछे एक लंबी कहानी भी है। और दूसरा, मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बड़े चहेते हैं वकला के, अवाम के, आइन से मोहब्बत करने वाले लोगों के। और फिर वो तहरीक पाकिस्तान के जो बड़े रहनुमा थे, एक काजी ईसा साहब, उनके साहबजादे, इस हवाले से भी लोग जो हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वकला मायूस हो गए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। वो ऐसा क्या कर बैठे हैं कि वकला जो हैं वो उनसे मायूस हैं। और फिर DGISPR ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्या एमरजेंसी आ गई थी? कौन से 3 इश्यूज़ थे जिनको उन्होंने जिन पर बात की? और वो बात करना क्या, कोई हंगामी सूरत हाल थी, हंगामी मामला था, या कोई सोची समझी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की जो ऑडियो लीक हुई है, उससे लोग कैसे तल्लक जोड़ रहे हैं? तो सबसे पहले बात यही कर लेते हैं फॉरेन फंडिंग वाली। ये मामला ज़रा गर्म हो गया हुआ है, और उन्होंने ट्वीट की है अकबर एस बाबर साहब ने। उन्होंने जो स्क्रूटनी कमेटी है इलेक्शन कमीशन की, उसकी रिपोर्ट के हवाले से ये बताया है कि जनाब उसमें ये जिक्र ये भी है कि एक वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, वो कोई है, उसने 2.1 मिलियन जो हैं वो डॉलर डोनेट किए इमरान खान की पीटीआई को। यानी वो जो साथ रिपोर्ट लगाई है उसमें लगता है 21,21,500 डॉलर वो उन्होंने पे किए। और उसी रिपोर्ट में एक और जो कंपनी है उसका भी जिक्र है, जिन्होंने 49,965 डॉलर जो हैं वो इन्हें दिए। वो ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह दुबई की, उन्होंने भी डोनेशन दी हुई है खान साहब की जमात को। और ट्वीट हम दिखा देते हैं आपको। और उन्होंने ये सवाल किया है कि ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड जो है दुबई, ये आखिर इसका मालिक है कौन? उनके जब पता चलेगा इसका मालिक कौन है तो ये मज़ीद शॉकिंग होगा। वो पहले मैंने जिक्र किया है, 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ, बल्कि मुसलसल कर रहा हूँ जब से ये फॉरेन फंडिंग वाला केस आया कि पाकिस्तानी कानून के तहत कोई भी सियासी जमात किसी गैर मुल्की फ़र्म से, दूसरे मुल्क से या गैर मुल्की शहरियों से फ़ंड नहीं ले सकती। ये जुर्म है, जमात पर पाबंदी भी लग सकती है। दस्तावेजी सबूत आगे हैं। जब दस्तावेज़ात सामने हों तो फिर दस्तावेज़ दुरुस्त है या गलत, सिर्फ इसी पर शहादत होती है। और फिर दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ही वो जो है वो फैसला कर दिया जाता है। तो ये जो वुटन क्रिकेट लिमिटेड है, ये भाई जी मुबैना तौर पर जो अबराज टाइकून थे आरफ नकवी साहब, ये उनकी ये मुल्कियत रही है। और फिर इनका जो है अबराज वालों का ये जो इन्होंने कुछ पिछले दिनों कोई 12 मिलियन पाउंड में अपना इनका एक प्लेस है जिसको कहते हैं वुटन प्लेस, ये ऑक्सफोर्ड शायर के पास ये एक नीम शहरी इलाका है, यानी ना पिंडा तो ना शहर है, वो भी इन्होंने फ़रोख्त किया है। और इसमें जो अदालत में कार्रवाई चल रही है, ये मैं अखबार दिखा रहा हूँ आपको। और वो महल जो है उसकी तस्वीर भी है, वो जो जिसको वुटन प्लेस कहते हैं, वो उसकी तस्वीर भी है। और ये एन बिज़नेस की खबर है इसी साल की, तो ये आप देख लीजिए। और 12 मिलियन जो पाउंड है उनमें इन्होंने जनाब ये फ़रोख्त की है। और ये इनके ख़िलाफ़ जो केस चलता रहा है, जो मामला चला हुआ है अबराज के और इनके ख़िलाफ़, तो उसमें हम इस खबर का वो हिस्सा भी आपको दिखा देते हैं। और वो कहते हैं प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आरफ नकवी साहब पर कि जनाब कोई जायदाद दुबई वगैरह में, मिडिल ईस्ट वगैरह में जो उनका कारोबार था वो समेटा इन्होंने, करोड़ों की अमाउंट थी। तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि उसमें से 225 मिलियन जो डॉलर थे
वो अबराज फैमिली यानी आरफ नकवी और उनकी फैमिली को गए। और आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उन्होंने, वो हम हाईलाइट करके दिखा देते हैं आपको कि उन्होंने वो क्या इल्ज़ाम है। और उन्होंने कहा कि जनाब बाकी जो पैसे हैं वो बचे हैं, वो रिश्वत के तौर पर उन्होंने दिए हैं एक पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान का। ये भाई जी ये खबर है जो हम बता रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं अकबर एस बाबर साहब कि जनाब ये शॉकिंग बात होगी आपके लिए कि इसका मालिक कौन है, तो फिर आरफ नकवी साहब ही मुबैना तौर पर इसके मालिक बताए जाते हैं। उन्होंने कोई इनको लगाया है माल शाल का, जो भी किया है ये खबर है, मैं नहीं कह रहा। वो तो बड़े जनाब पाक साफ किस्म के ब्रांड किस्म के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ऐसी वारदातें हैं, उन पर इल्ज़ाम जो हैं वो पकड़ा ही जाता है यार, कभी ना कभी तो बंदा। तो ये अकबर एस बाबर साहब, ऐसा मेरा ख्याल है कि उनके हाथ में एक पक्का, कहते हैं ना कि अन्य हाथ बटेरा, ये अन्य हाथ बटेरा तो नहीं, ये तो बाकायदा शिकार किया उन्होंने। तो ये बड़ी बुरी तरह फंस गए खान साहब। और इसलिए वो उनके जो हैं वज़रा और जो उनके टीम है, मीडिया टीम, वो जनाब शोर मचा रही है कि नहीं जनाब ये तो हमारी जीत हो गई है, जीत हो गई। जीत क्या होगी है? अगर अकबर एस बाबर का ट्वीट पढ़ लें और उसके साथ जो उन्होंने दस्तावेज़ जारी की है वो देख लें कि ये खबर मैंने अभी दिखाई है, ये वुडन क्रिकेट है क्या, कौन है, और वुडन प्लेस कहाँ पे है, तो ये ऑक्सफोर्डशायर के करीब जो नीम देहाती इलाका है उसका मालिक कौन है, और उस पर क्या इल्ज़ाम है कि कितने करोड़ उन्होंने खुद रखे जो दुबई में और मिडल ईस्ट में अपना समेटा उन्होंने मामला, और बाकी किसको रिश्वत दी। ये रिश्वत कह सकते हैं जो ये इलीगल, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे ये डोनेशन दी गई है, इसलिए ये रिश्वत या नजायज़ ज़राए से ही हासिल किया गया फंड, इसको ये कहा जाएगा। और अब DGI-SPR पे बात, जैसे पहले वो बात कर लें जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाली है, वही कर लेते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये पिछले साल जब जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की कोशिश की गई, तो तब ये अमेरिका में थे, इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था अपना। और मैंने ये कहा भी था कि ऑनलाइन चलो आके प्रोसीडिंग में शरीक हो जाते, लेकिन ये नहीं हुए थे। और ख्याल ये है कि जनाब इनकी जो आयशा मलिक के साथ ये कोई उनकी कलीग रही हैं, इस तरह की कोई बात वगैरह। तो अब उन्होंने एक ऐसा ख़त लिखा था उन्होंने जुडिशल कमीशन को कि जनाब ये 2-3 सवालात उठाए और कहा कि रूल्स बनाएं, को प्रायोरिटी मुकर्रर करें कि कैसे इसको नीचे से जजों को, जूनियर जजों को कैसे लेके जाना है, इस टाइप कोई वो खबरें छपी छुपी हुई हैं, वो आप देख लें। लेकिन आज जो हुआ है वहाँ पे, इससे आज जो अजलास था ये पेशावर में 6 एडिशनल जजों के तकर्रर का मामला था, और वहाँ काजी साहब ने ये रौला शौला डाला है कि जनाब पहले रूल्स बनाएं और ये करें वो करें, और उसके बाद उन्होंने किया क्या है। लेकिन इससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मेरे जैसे रिजिड लोग हैं, दकियानूसी, ये खातून को ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाएगी, पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन चेहरा दुनिया के सामने आएगा, 2030 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान खातून होंगी, वगैरह वगैरह। अब आप ये बताएं कि आसमा जहांगीर मरहुमा जो हैं, उनसे ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ का चैम्पियन कौन हो सकता है? उनसे ज़्यादा तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करने वाला पाकिस्तान में कोई और है नहीं, बल्कि उन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी आयद होते रहे इस हवाले से, ख़वातीन की हमायत के हवाले से। ये मैं आपको एक डॉन अखबार की ये मैं ख़बर दिखा रहा हूँ। ये मार्च 14, 2012 का अखबार है, उसमें छपी हुई खबर है। और शहराम सरवर साहब जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, आसमा जहांगीर ग्रुप के। आसमा जहांगीर ने यहाँ बड़ी धांसू किस्म की तकरीर की थी, और उस तकरीर में उन्होंने लिते लिए थे जस्टिस आयशा मलिक साहबा के। उन दिनों उनका नाम जो है वो लिस्ट में था, जुडिशल कमीशन का इजलास होने वाला था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का शायद दौर था, तो इनको अजमत सईद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो इनको ऊपर ले जाने के लिए वो नाम शाम जो है वो आगे हुए थे मैदान में। तो ये रेजोल्यूशन जो मैंने अखबार दिखाया है आपको, इसमें रेजोल्यूशन पास की थी लाहौर हाई कोर्ट ने
इन तकर्रियों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जो ज़िक्र था वो खातून जज जो नामज़दगी की गई थी। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि एक नामज़द करदा जज यानी आयशा मलिक साहबा 1 हफ़्ता पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट की बतौर वकील एनरोलमेंट हुई है। वो मैंने ज़िक्र कर चुका हूँ कि शाकुरुल्लाह जान साहब की सरबराही में एक कमेटी थी जिन्होंने आउट ऑफ टर्न इनको दिया था लाइसेंस। और फिर उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनकी कोलीग शरीक हैं, तो ये भी कहा था कि एक चीफ जस्टिस का चैम्बर लाहौर में चलाती हैं। उस वक्त काजी साहब जो हैं वो शायद चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। और फिर जनाब उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले उनको एक मुकदमे में मावन मुकर्रर किया, अदालती मावन एमिकस कराए, और ताकि उनकी प्रोफाइल कुछ बन जाए। और फिर कहा उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, 6 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, उनमें एक में वो प्रॉक्सी वकील थी, यानी वकील साहब थे नहीं, उनकी जगह वो पेश होकर कहा जी तारीख दे दो। और एक में बहुत जूनियर वकील थी, जूनियर काउंसिल के तौर पर वो पेश हुई है, और 2000 में वो मुश्किल हाई कोर्ट की वकील थी। इस तरह की वो रिपोर्ट थी। तो अगर आसमा जहांगीर मुखालफत कर सकती हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वाक़तन कोई मामला है। अब जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो किया है उस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। उन्होंने, मैंने कहा, ख़त लिखा था कि जनाब रूल्स बनाएं, क्राइटेरिया बनाएं। आज भी उन्होंने यही बातें की। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक रेजोल्यूशन पास की हुई है कि जनाब जो जाने वाला जज है वो यानी अगर थोड़ा देर यानी फरवरी में इन्होंने चल जाना है 1 फरवरी को, तो फिर उनको नहीं चाहिए कि तकर्रियाँ वगैरह के मामला में पड़े। कुछ पेशावर वाले मामले में भी इशू था, ये था। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने जनाब जो पेशावर वाले मामला था जजों वाला, उन्होंने वही कहा ये रूल्स बनाएं, ये करें, वो करें। अगर आप रूल नहीं बनाते, ये बात उन्होंने कही, तो मैं अब्सटेन करूँगा, यानी मैं कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लूँगा, मैं इज्तनाब करूँगा कार्रवाई से। ये जो अब्सटेन करने वाली बात है, अगर वो कल भी यही मौका इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो वोट उनका जो है वो उनकी मुखालफत में, आयशा मलिक की मुखालफत में नहीं जाएगा, और आयशा मलिक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के। और फिर सरमद जलाल उस्मानी साहब के बारे में वो दोनों दड़े खुश हैं कि जनाब वो हमारी फेवर करेंगे। एक कह रहे हैं जनाब आयशा मलिक की वो हमायत करेंगे ऊपर जाने के लिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो हमायत ना करें, वकला की बात सुने। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि सरमद जलाल उस्मानी साहब जो हैं वो पहली मीटिंग है, और मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब के ज़ाती दोस्तों में भी हैं। अच्छा, उनके 2 दोस्त जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे तो 2 दोस्त उनके बारे में ख्याल किया जाए, 2 बड़े पक्के दोस्त हैं। एक चीफ जस्टिस जो मौजूद हैं गुलजार साहब, और दूसरे मकबूल बाकर साहब। और मकबूल बाकर साहब जो हैं उनके बारे में ख्याल है कि वो आयशा मलिक की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी उन्होंने मुखालफत की थी। और गुलजार साहब तो ज़ाहिर है उन्होंने तो नामज़द की है आयशा मलिक को, वो तो ज़ाहिर उन्हें ले जाना ही जाएंगे। अब जो अब्सटेन वाली बात है, इससे वकला को खुड़क रही है कि जैसे इन्होंने अमेरिका में जब बैठे थे उस वक्त उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था वीडियो लिंक के ज़रिए, तो अब भी वो कार्रवाई से इज्तनाब कर रहे हैं, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। जनाब पहले रूल बना लो, या तो फिर रूल वाली बात कल जो चढ़ जाएगी, जनाब रूल सारे इकट्ठे हो जाए फिर तो चलो हो जाए, लेकिन इकट्ठे होने के चांसेस, क्योंकि आज रूल्स बनाए बगैर उन्होंने कर दिया जो करना था पेशावर के 6 नए जजेस। तो ऐसे ही ये कल ये ऐसे इम्कान ज़्यादा इस बात का है कि आयशा मलिक साहबा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जज हो जाएंगी। अब देखें जो सुप्रीम कोर्ट में जज होने वाली हैं और कल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनना है उन्होंने, मैं एमी हक सच की बात करने के लिए वो पुरानी खबरें ढूंढ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा जो भी है। और दूसरी खबर यार इसी से रिलेटेड ये है कि खालिद जवेद साहब जो हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान,
वो शायद एक आध माह में घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा है कुछ कि यार बहुत हो गया है और अटॉर्नी जनरल के तौर पे काम, तो अब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कहीं कहा है उन्होंने। ठीक है ना, ये 22 फरवरी 2020 को आए कि तकरीबन 2 साल हो गए उन्हें। और 2 साल का मैं सोच के आया था कि 2 साल करना है। और फिर दूसरी अफवाह ये है कि शायद क्योंकि नए जज जो हैं उमर रज़ा बदियाल साहब, उनकी पसंद के कोई अटॉर्नी जनरल ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने एक ब्रिज का काम करना होता है। तो ये एक खबर ये भी है कि खालिद जवेद साहब जो हैं, खान साहब, वो शायद अगले 1-2 माह में, वो क्योंकि वो कहते हैं कि 2 साल, तो वो अच्छा। अब आते हैं उस बात की तरफ, DGISPR ने अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसमें 3 पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं। एक तो जो सवालात किए गए थे, क्योंकि ये ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं ख़ासतौर पे ISPR की या हसास इदारों की, उनमें हर रिपोर्टर तो मुँह उठा के चला नहीं जाता। वो ख़ास रिपोर्टर होते हैं जिनको बुलाया जाता है और आम तौर पर उनको सवालात भी बता दी जाती है। ये तो नहीं होता कोई तल्ख सवाल हो जाए और DGISPR साहब के पास तफसीलात ही ना हो। तो ये कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ नहीं कि उन्होंने कहा जी मुझे तैयारी का मौका दें। तो ये एक तो सवाल हुआ जनाब 3rd टर्म का, कि ज़ाहिर है एक दफ़ा एक्सटेंशन मिली, दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, एक सवाल ये हो गया ना। और दूसरा अफ़गान बॉर्डर, वही ड्यूरल लाइन वाला। और तीसरा नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है, वो वापस आ रहे हैं डील करके, ऐसी अफवाहें हैं, बड़ा चर्चा है, इस तरह की बात। वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं। तो उन्होंने इनको कहा कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर को तो छोड़ दें। इन तीनों में एमरजेंसी वाली बात ऐसी कोई नहीं थी कि जनाब फौरी तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, को बड़ा हंगामी मसला हो गया है। 3rd टर्म वाली बात भी वो कहते हैं कि आसराइयाँ हैं, तरदीद तो नहीं की, ना उनका इख्तियार था तरदीद करने का। वो तो मेजर जनरल हैं, वो आर्मी चीफ के बिहाफ पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया जनाब जी स्पेकुलेशन है, ये क्या सराहियाँ आप कर रहे हैं, ये नुकसानदेह है। इसका मतलब उन्हें अपने चीफ के बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं। चीफ ने ये कहा है कि भाई ये गल करनी है, ये सवाल पूछा जाएगा और तुसी ये फिर गल करनी है। और फिर जो डील वाली बात सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील की बातें हो रही हैं कि डील करके वापस आ रहे हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कहा ये भी क्या सराहियाँ हैं, किससे डील हो रही है, कौन डील कर रहे हैं, ये भी सवाल पूछा करें आप वगैरह हम। और तीसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जनाब जो रात को टीवी में प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उसमें कह रहे होते हैं एंकर्स कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया, ये भी इस मुल्क के लिए वो कहते हैं मुफीद नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट वाला का बार बार जो इस्टेब्लिशमेंट का रौला डाली रखते हैं आप लोग, ये आप क्यों इस पे। अब सूरत यहाँ मरियम और परवेज़ रशीद वाली वीडियो, इसको ये वाली जो बात है ना, इस्टेब्लिशमेंट का रौला डाले रखते हैं आप, इसके साथ आप थोड़ा सा मिला के कहते हैं आइन के आर्टिकल फ़लाँ को आइन के आर्टिकल फ़लाँ से मिला के पढ़ें। तो मरियम और परवेज़ रशीद वाली जो ऑडियो है, इसको मिला के पढ़ें इस बात से कि प्रोग्राम्स में इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र होता है। पहले ऑडियो जब लीक होती है तो तासर दिया जाता है कि ये मैनेज करते हैं, मरियम वगैरह, नून लीग वगैरह, ये मैनेज करते हैं मीडिया को शायद, इसीलिए वो लीगो सहारे लिए कि यार वो जो उन्होंने खुद तो करनी नहीं थी, और ना ही मेरे और आपके पास या आप हत्ता कि आम पुलिस के पास भी वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स कॉल रिकॉर्डिंग की। तो ये कॉल रिकॉर्ड किसने की होगी ना, और उन्होंने जारी की होगी। और 2016 की शायद ये ऑडियो है जो 21 में, अब 5-6 साल बाद ये जारी हुई है। तो इसका कोई मकसद होगा ना, ऐसे थोड़ा है अपने मनपसंद बंदों से जैसे मर्जी करवा लें। ये मैनेज किया जा रहा है और मैनेज करके इस्टेब्लिशमेंट का रट्टा लगाया जा रहा है। ये क्यों अब इस बात से पीछे हट रहे हैं इतनी देर खामोशी के बाद अचानक? ये असल में जो इमरान खान साहब है ना, वो गेम डाल रहे हैं। जैसे बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन का मामला था तो उन्होंने चुप करके आराम से सो गए थे घर में। उनका जनाब ये आपकी एक्सटेंशन का मामला है, आप जाने, पार्लियामेंट जाने, करवाएं मंजूर, मुझे क्या सरदर्द है, मुझे क्या सरदर्दी की ज़रूरत है वगैरह हम वगैरह, जो भी इस तरह की बात। और फिर बाजवा साहब को खुद जाके बैठना पड़ा था और उन्होंने फिर वो एक्सटेंशन वाला वो जो कानून था वो पास करवाया था। और खान साहब जो हैं अब भी देखो ना, तरखामा का मामला, 1000 किस्म के मामला ने, बिल शिल पे ने, और सारा कुछ। खान साहब अब भी यही कह रहे हैं
कि मैनू की करवाओ आप ही, वो अब क्योंकि वो उनके ऊपर ये एक दाग लग गया हुआ है कि ये खान साहब को आप लेके आए थे, आप हुकूमत चलाते रहे हैं 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, तो अब वो बिल्कुल ही मझदार में सारी लुटिया डुबो के वो जाना नहीं चाहते। और खान साहब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हो सकता है खान साहब ने जो डील वाली बात है, ये खान साहब ने ही कहा होगा जनाब इसकी तरदीद करो, या फिर खान साहब को खुश करने के लिए ये उन्होंने, या खान साहब को मुतमईन करने, खुश करने क्या करना, खुश क्या करना उन्होंने, उनको तो अपने काम होते हैं, खुशी उनको अपने कामों से मिलती है। तो खान साहब को मुतमईन करने के लिए ये किया गया। और खान साहब ज़ाहिर है वो भी वज़ीर आज़म है, वो भी चुप करके, वो भी तलकात अच्छे चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि जनाब वो उनका तख्ता उल्ट दिया जाए या ये कर दिया जाए या वो कर दिया जाए। और फिर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जनाब पता नहीं क्या तब्दीली मार्च अप्रैल में जनाब शायद आर्मी चीफ़ को बदल दें, ये कर दें वो कर दें। तो वो मेरी बात हुई है एक साहब से, उन्होंने कहा यार इन छड़ दो इस मौजू नूं, चुप करके बैठो, और वो 22 नवंबर को देखिएगा कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह होगा। 6 महीने पहले वाली बात नहीं है ये। बहरहाल पता कोई नहीं होता क्या हो जाना है और क्या नहीं हो जाना, पर वो कहते हैं 22 नवंबर, उनका इधर उधर तवज्जो ना दो, वो कह दिया उनको कि 22 नवंबर को वो नोटिफिकेशन होगा। 22 नवंबर को क्यों होगा? 22 इसी साल। और एक्सटेंशन वाली बात शायद वो कहते ना हो, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि जनाब यहाँ को पता नहीं होता हालात क्या हो जाएं क्या नहीं हो जाएं। और मरीम और परवेज़ रशीद वाली जो ऑडियो है उसको, और जो उसको मैं कह रहा हूँ मिला के पढ़ें, वो एस्टैब्लिशमेंट वाली बात, तो वो एक मालिक को, चैनल के, बड़े चैनल के मालिक को फ़ोन शून आता है जनाब इनको ये रोके। यही बात जो की है ना DGI SPR ने कि एस्टैब्लिशमेंट और ये और वो, तो पता ये चला है कि जनाब उन्होंने कहा जनाब ये आप एंकर्स को बुला के जो ब्रीफिंग देते हैं, कोई तो देता है ना, कोई ज़रूरी तो नहीं DGI SPR ही बुला के देता हो। वो बड़े बाजवा साहब से ही मिल लेते हैं और भी लोगों से मिल लेते हैं, वो खाने खाने भी हो जाते हैं। तो वो जो ज़ाहिर है फिर उन्होंने आप ही की बात माननी है, जो ब्रीफ किया जाता है उन्हें उस ब्रीफिंग के मुताबिक वो अपना रोला चोला डाले रखते हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हम तो नहीं कहते, मालकान ये कहते हैं, हम नहीं कहते कि ये कहो, वो तो आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये कहो। ये भाई जी सारी खबरें हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त है, इसमें थोड़ी सी बात जो तिश्नगी रह गई है थोड़ी सी, इस पर कल भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।